क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग अपना जो क्लास 10th है, 10th चैप्टर है जिसका नाम है परीक्षा, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में समाप्त कर लिया जाए। तो क्लास 6 हिंदी की जो मधार पुस्तक है उसका ये 10th चैप्टर है। इसके बाद शायद 3 चैप्टर और बचेंगे, उसके बाद ये जो हमारी हिंदी की बुक है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देख लेंगे, अगर इंग्लिश करना होगा इंग्लिश कर लेंगे, नहीं तो साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है और कौन सा बचा है, इंग्लिश का बचा है। ये 4 सब्जेक्ट बचेंगे, इसको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है पार्ट नंबर 10, क्या नाम है इसका, परीक्षा। आइए पहले इसकी इस पूरे कहानी को हम लोग समझते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है, किसकी परीक्षा ले रहा है। तो कहानी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा किसकी परीक्षा ली जा रही है। देखिए, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। तो यहाँ रियासत की बात हो रही है, देवगढ़। अब तो रियासत वाला समय ही नहीं है, अब तो हमारा भारत देश है और उसके राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन हो सकता है ये आज़ादी से पहले की बात हो, जहाँ पे राजा रजवाड़े रहते हों। तो उसी एक रजवाड़ा था जिसका नाम था देवगढ़ रियासत। वहीं पे एक दीवान रहा करते थे। दीवान जो होते हैं, आज के जो वित्त मंत्री होते हैं उसी के समकक्ष समझ लीजिए। वित्त मंत्री सही लिखा है, ठीक। इनका काम क्या होता था, राजस्व से संबंधित, मतलब जो राजा का खजाना होता था उसकी देखभाल करना, कर लगाना। पहले के ज़माने में तो ऐसा था नहीं कि जीएसटी चलता था या जो इनकम टैक्स चलता था। पहले के ज़माने में जो किसान होते थे वही जो कर दिया करते थे, उसी करों की देख रेख करने का काम किसका होता था, दीवान का होता था। और जो सेनापति होता था उसका काम होता था सैनिकों की देख रेख करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब मेरी अवस्था, तो इसमें क्या है कि जो दीवान थे सुजान सिंह जी वो बूढ़े हो गए थे। तो वो महाराज जी से जाके कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। होता है ना कि एक सुंदर से तालाब को अगर एक मछली भी चली जाए तो पूरे तालाब को ही गंदा कर देती है। तो जो 40 साल का उनका कैरियर था, जो 40 साल तक उन्होंने देवगढ़ की सेवा की थी, वे नहीं चाहते थे कि इस बुढ़ापे में कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे उनके जो 40 सालों में उन्होंने इतना नेक काम किया है उस पर दाग लग जाए और लोग उनको बदनाम करें, उनके बारे में कुछ गलत कहें। इन्हीं सब कारणों से वे राजा के सामने ये सारी चीज़ों का निवेदन करते हैं। फिर देखिए क्या होता है, राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। अनुभवशील का मतलब लंबा अनुभव था, 40 साल का बता ही रहा। और नीति कुशल का मतलब क्या है कि कर्तव्यों को सर्वश्रेष्ठ रखते थे जो दीवान साहब थे, और काम को बड़ी कुशलता के साथ करते थे। यही सब कारण था। बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हाथ कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है, आप नहीं रहना चाहते तो मत रहिए, लेकिन जो दीवान हम फिर से चुनेंगे उसको कहीं ना कहीं आप चुन के दीजिए, उसमें आप अपना योगदान दीजिए कि आप अपने ही जैसा एक दीवान इस राज्य को दे दीजिए। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, जैसे नौकरी का विज्ञापन निकलता है ना, वैसे ही जो दीवान का विज्ञापन था उसको निकाला गया। सुयोग दीवान की ज़रूरत है, मतलब जो दीवान के लिए योग है ऐसे व्यक्ति की हमको ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। या ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट का मतलब 10 के बाद जो हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, बीए, बीएससी, ये जो होता है इसी को ग्रेजुएशन कहते हैं। मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरा उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। देखिए, हष्टपुष्ट होना आवश्यक है, पहली शर्त ये थी। और 1 महीने तक उम्मीदवारों के जो रहन सहन है उनको देखा जाएगा। फिर आचार विचार, मतलब कैसी व्यवहार है, कैसा बोलचाल है, कैसा हाव भाव है, इन चीज़ों को देखा जाएगा। और साथ में क्या लिखा है, विद्या कम हो, ज्ञान भले ही कम हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वो कर्तव्यों में, क्योंकि
उसको कितना ज्ञान है इससे हमको लेना देना नहीं है, वो अपने कर्तव्यों को बढ़िया ईमानदारी तरीके से करे, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। भाई क्यों तहलका ना मचाए, दीवान का पोस्ट थोड़ा मामूली पोस्ट था, वो पूरे रियासत को देखेगा। राजा के बाद जो सेकंड थर्ड पोजीशन मान लीजिए, राजा का बाया हाथ या दाहिना हाथ जो भी मान लीजिए, उस पद पे सिलेक्शन होने जा रहा था, तो महत्वपूर्ण तो था ही। उसके बाद केवल नसीब का खेल है। अब हज़ारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, उसमें से किसी एक लोग को मिलना है। अब जैसे जुआ होता है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसमें कोई एक ऑप्शन तुक्के से अगर लग गया तभी आपको जीत मिलेगी, तो पूरा जुआ ही तो था। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि नसीब का खेल है। जैसे लॉटरी लेते हैं, करोड़ों लॉटरी रहता है, उसमें से किसी एक लॉटरी में ही करोड़ों का इनाम होता है, तो एक नसीब का ही तो खेल है कि उन करोड़ों में से कोई वही लॉटरी निकले जिसमें 1 लाख का इनाम है। इसी की बात हो रही है। देखिए फिर आगे क्या लिखा है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला था तो कोई मद्रास से। पंजाब हमारे पश्चिम में है, मद्रास हमारे दक्षिण में है। फिर देखिए क्या लिखा है। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। मतलब नाना प्रकार के लोग आने लगे, कोई अपने कपड़ों को दिखा रहा है, कोई सादगी का वो बना हुआ है, तो इन्हीं सब चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। मतलब जो ग्रेजुएट थे उनको ज़्यादा भरोसा था कि हमें ही लिया जाएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो एक संभावना तो थी। इसीलिए जो ग्रेजुएट लोगों की संख्या थी, उनकी जो भागीदारी थी वो सबसे अधिक थी। आगे देखिए क्या लिखा है। इस विज्ञापन नहीं, ये तो हो गया ना। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता रहा। अब देखिए, मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचों में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है। जैसे अपने दोस्तों के साथ हम व्यंग नहीं करते हैं, कोई हमको टाइम देता 5 बजे आने का, तो आता है अगर 7 बजे, 2 घंटा लेट आता है, तो हम कहते हैं अरे यार बड़ा जल्दी आ गए। तो उसी चीज़ की व्यंग किया जा रहा है यहाँ पे कि जो मिस्टर ए हैं, वो जो 9 बजे उठा करते थे दिन में, वे आज सुबह में ही उठ गए हैं, वो भी टहलने के लिए। तो ये नई अनोखी चीज़ हुई है, उसी पे व्यंग किया जा रहा है। फिर देखिए, मिस्टर दा सा और जा, मतलब जैसे नहीं कहते फलाना ढिमकाना, तो उसी तरीके से नाम ना लेके उसे सा नाम से संबोधित किया जा रहा है। उनके जिनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। जो लोग अपने नौकरों से बदतमीजी से पेश आया करते थे, वे आज दीवान बनने के लिए दिखावा कर रहे हैं। और किस लहजे में बात कर रहे हैं, आप में, मतलब बहुत आदर सत्कार दे रहे हैं। लेकिन वो असलियत में क्या करते थे, अपने नौकरों को कैसा व्यवहार करते थे, बहुत खराब व्यवहार करते थे। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। अब यहाँ एक व्यक्ति ला से संबोधित किया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है कि उन्हें किताबों से प्रेम नहीं था, लेकिन आजकल वो किताब लेकर ही बैठे पड़े रहते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता है। यहाँ भी देखिए व्यंग किया जा रहा है। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। मतलब ये जो हम लोग इतना दिखावा कर रहे हैं, 1 ही महीना तो करना है, उसके बाद कौन पूछेगा। आगे देखिए क्या लिखा है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोड़ी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। इसमें क्या है, वो जो दीवान जी थे, जिनको चुनना था एक नए दीवान को, वे इन सब लोगों का खेल देख रहे थे कि इन हीरो में से असली हीरा कौन है। एक दिन एक फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। या प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। जो उन्हीं लोगों में से हॉकी का बहुत प्रेमी था, उन्होंने आपस में कहा कि क्यों ना साथ में हॉकी का खेल खेल लिया जाए। या भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई काम पर आया। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगे। अप्रेंटिस जो होता है, वो जैसे रेलवे विभाग है, उस रेलवे विभाग में कोई व्यक्ति अगर काम करने जाता है सीखने के उद्देश्य से, तो उसे अप्रेंटिस कहा जाता है। वो परमानेंट उस रेलवे विभाग का
कर्मचारी नहीं होता, वो वहाँ पे अप्रेंटिस के तौर पर सीखता है, वो असिस्टेंट बन के वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके अंडर में वो सीखता है, अप्रेंटिस करता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। देखिए यहाँ पे भी व्यंग कसा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनका खेल क्या माना जाता है, शतरंज। मतलब जो शतरंज खेलता है उसे लोग मानते हैं कि ये भला मानुष है, पढ़ा लिखा मानुष है। और दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे, जो भाग दौड़ वाला है या दौड़ धूप वाला है, ऐसे खेलों को किसके लिए माना समझा जाता था, बच्चों के लिए। तो जब ये हॉकी खेले थे तो ऐसा लग रहा था कि ये खेल इन भले मानुषों के लिए नहीं है, ये तो बच्चों के लिए है। आगे देखिए क्या लिखा है, खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरफ रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। अब जब हॉकी का खेल आप देखे होंगे तो ऐसे एक तरफ ये टीम होती है, एक तरफ ये टीम होती है, यहाँ पे गोलकीपर होता है, बीच में बॉल होती है, यहाँ पे एक गोलकीपर होता है। तो वही बात कर रहा है कि मान लीजिए इस टीम का जो खिलाड़ी हैं, ये सारे खिलाड़ी हैं, ये बॉल को लेके जा रहे हैं यहाँ पे गोल करने के लिए। तो ये जो खिलाड़ी होते थे यहाँ पे, ये क्या करते थे, उन्हें रोक लेते थे। तो उसी की बात हो रही है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इसी बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से तर हो गए। इतना लंबे समय तक उन्होंने खेला कि वो पसीने से भीग चुके थे। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। हार जीत मतलब गेम बराबर पे चल रहा था। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा सा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, जो आने जाने वाले लोग थे उन्हें नाले में से ही चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। थक जाता है आदमी, थोड़ा बैठ कर थोड़ा सुस्ताता है, आराम करता है, उसी की बात हो रही है। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। जैसे बीच में नाला हो गया, अब ऊपर चढ़ना है तो कोई भारी सामान लिए रहेंगे, तो जब तो पीछे से धक्का ना दिया जाए तो वो चीज़ बाहर नहीं निकल पाएगी। सपाट रहता तो चलता चला जाता है, लेकिन ऊपर नीचे गड्ढा खाल रहता तो क्या होता है, पीछे से धक्का देना पड़ता। तो उसी की बात हो रही है। वह कभी कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे जाती। जब वो पीछे से धक्का देता था तो कुछ ऊपर चढ़ता था, फिर वो नीचे चलाता था। जब तो उसको कई लोग धक्का ना दें तो वो उसका निकलना आसान नहीं था। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायता नजर न आती। वो सोचता कि अगल बगल देखें, कोई अगर उसे सहायता मिल जाए तो उसका भला हो जाए, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को तैयार ना था। फिर गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा होता है। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडी लिए घूमते घामते उधर से निकले। जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो फिर उसी के रास्ते से घूमते हुए निकल रहे थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने की साहस न हुआ। वो जो किसान था उसने देखा कि शायद उनसे मदद ली जाए, लेकिन फिर क्या हुआ, मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी। उनका स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल का नाम भी ना था। यहाँ पे देखिए, ना उनकी आंखों में सहानुभूति मतलब दूसरों की मदद की जाए ऐसा भाव भी नहीं था। स्वार्थ था, बस अपना फ़ायदा देखना है। मगर उदारता और वात्सल का नाम ना था। उदारता मतलब उदार होना, दूसरों की मदद के लिए प्रेरित होना। वात्सल का मतलब होता प्रेम होना, प्रेम भाव। ऐसा कुछ भी उन लोग के अंदर नहीं था। क्या क्या था, स्वार्थ था उनके अंदर, केवल अपना भला सोचना, अपने बारे में सोचना। लेकिन उसी समय समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए इसके पैरों में चोट लगी थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्माता उसकी निगाह गाड़ी पर टिकी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। मतलब जब उसने किसान को देखा तो वो समझ गया कि किसान की क्या परेशानी है। फिर क्या करता है, डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो
बैलों को साधो मतलब बैलों को खींचो आगे की तरफ, और मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तुम बैलों को आगे की तरफ ढकेलो और मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ, जिससे बैल भी बल लगाएगा और मैं पीछे से बल लगाऊंगा, तो ये जो गाड़ी है ये नाले से बाहर निकल जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गिर गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों का सहारा लिया, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले से ऊपर थी। फिर जब सबने मेहनत किया, कुछ मेहनत बैल ने किया, कुछ उस युवक ने किया, कुछ उस किसान ने किया, तो क्या हुआ, जो नाले में गाड़ी फंसी हुई थी वो नाले से बाहर चली गई। अब आगे देखिए क्या लिखा है। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। नारायण मतलब भगवान चाहेंगे तो दीवानी जो है आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? सुजान सिंह वही राजा जी, आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। फिर देखिए क्या लिखा है। निदान महीना पूरा हुआ, जो निश्चित महीना टाइम समय सीमा थी कि इतने समय के अंदर दीवान को चुन लिया जाएगा, वो समय पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। जिस दिन परीक्षा का फल आना होता है, परीक्षा का रिजल्ट आना होता है, उस दिन समय कटता ही नहीं है। 10 बजे अगर रिजल्ट आना है तो 8 बजे से ही बेचैनी शुरू हो जाती है। तो उसी चीज़ की बात की जा रही है इसमें भी। आज किसके नसीब जागेंगे न जाने, किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब फैसले आने वाली घड़ी होती है उस समय कैसा दिल धड़कता है, उसी की बात हो रही है। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ में आत्मबल हो। ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। आत्मबल होना चाहिए, मतलब अंदर से शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी चुनौती आ जाए तो उसे हम निपटा दें। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसे पुरुष मिल गया, ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने की बधाई देता हूं। उस युवक का नाम क्या था? जानकी नाथ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। मतलब जो कर्मचारी लोग थे उनकी आंखों में क्या था? सत्कार था। लेकिन जो लोग उम्मीदवार थे, जो चयनित होने के लिए आए थे, उनके आंखों में क्या थी? ईर्ष्या दिख रही थी। फिर आगे देखिए, सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसे आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। कितनी अच्छी बात कही है। अब देखिए इसमें लेखक से परिचय करते हैं। प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी एक महान रचनाकार हैं, कहानी लिखते थे और उपन्यास लिखते थे, और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था शायद। एक बार आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। ये अधिकतर कैसी कहानियाँ लिखते थे? जैसे समाज में कोई बुराइयाँ चल रही हैं, उन बुराइयों के खिलाफ वो लिखते थे, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो और वो उस बुराई को ख़त्म करें। आगे देखिए क्या लिखा है। उनके अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़े और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही जाती है। तो इसमें कुछ उनकी कहानियों का नाम दिया गया है, उसको आप एक बार नेट पर सर्च करके उसको पढ़िएगा। वो भी कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे। तो जो सबसे पहले है मेरी समझ से।
मेरी समस्या, इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, आइए अब हम सब कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। का वाला देखिए क्या लिखा है, आपकी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। तो इसमें जो सबसे उचित उत्तर होगा वो होगा नीति कुशलता। का क्या हो जाएगा, नीति कुशलता। जो अपने कर्तव्यों में पारंगत हो, ऐसे ऐसे ही दीवान को चुनना चाहते थे। फिर देखिए इसमें 2 नंबर है, अच्छा इसका 1 है और ये है 2 नंबर। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था, तो क्या था, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना, राज्य का संभालने योग शक्ति न रहना। तो इसमें जो देखिए 40 साल तो हो ही गया था, लेकिन इसमें जो सबसे उचित उत्तर होगा वो होगा राज का संभालने योग्य शक्ति न रहना। राज का संभालने योग, क्योंकि जब वे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं राजा से कि शायद मुझ पर कोई दाग न लग जाए। ठीक, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। तो पहला वाला उत्तर उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि जो दीवान साहब जी थे, जो पुराने दीवान साहब जी थे, वे क्या थे, वे नीति कुशल थे और वे अपने कर्तव्य को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते थे, इस कारण इसका उत्तर ये वाला होगा। और जो दूसरा वाला है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने का निश्चय का कारण क्या था, क्योंकि उनके अंदर अपने जो कर्तव्यों को संभालने का जो योग्य शक्ति ना रहना, कि अगर कोई गलती हो गई तो जो उनके 40 साल का कैरियर है जिसमें उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से कार्य किया है, उस कार्य पे दाग ना लग जाए, उनकी बदनामी ना हो। तो ये लिख दीजिएगा। अब आइए शीर्षक वाले में, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा, अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो ये वाला हम लोग करेंगे किस वाले में, शीर्षक वाले में। शीर्षक वाले का जो का वाला है, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये शीर्षक का है का वाला। तो पहली बात तो इसका नाम क्या था, परीक्षा। ठीक, अब इसमें जो पहला उत्तर कर रहा है कि उन्होंने इस कहानी का नाम क्यों दिया होगा, तो परीक्षा ली जा रही थी ना, किस चीज़ का, दीवान की। लेकिन उसमें किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, नीति कुशलता का। परीक्षा इसकी ली जा रही थी, नीति कुशलता हो, उदारता हो, ठीक, आत्मबल हो, ये सारी चीज़ें हमने कहानी में पढ़ा है ना। ठीक, खा वाला देखिए, यदि आपको इस कहानी में कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे, आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो ये खा वाला है, तो दीवान दे दीजिए, क्योंकि इसमें दीवान का चुनाव करना था। ये बहुत ही समान उत्तर हो गया, इस उत्तर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, काम चलाने भल का उत्तर है ये। दीवान का चुनाव था, इस कारण दीवान को चयनित करना था। चयनित ऐसे लिखा जाएगा ना, बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, चयन लिख दीजिए, मात्रा में गड़बड़ी हो जाता है। फिर देखिए पंक्तियों पर चर्चा, कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल जो वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वह कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि उन्हें ऐसे दीवान की आवश्यकता थी जिसके अंदर आत्मबल हो और उदारता हो। आत्मबल और उदारता का मतलब जो उदार हो, दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हो। आत्मबल का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर साहस हो कि किसी भी आपत्ति को वो खत्म, उस पर पार पा सके, उन चुनौतियों को स्वीकार कर सके और उसका समाधान निकाल सके। इन कारणों से। और ऐसे लोग कम हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो स्वार्थ के लिए जीते हैं, और ऐसे बहुत कम हैं। और जो कम लोग हैं, ऐसे कम लोग जो हैं उनकी कीर्ति है, उनका नाम चारों ओर है। तो इसका व्याख्या आप ऐसे लिख लीजिएगा। फिर देखिए सोच विचार के लिए, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। पहला तो आप लिखिए, दिखावा किया। कुछ लोग ऐसे थे
जो सुबह 9 बजे सो कर उठते थे और वे क्या कर रहे थे, वो सुबह में ही उड़ गए थे। और कुछ लोग जो नौकरों के साथ, अपने नौकरों के साथ बड़े ही कठोरता से बात करते थे, वे आज बड़ा ही प्रेम दिखा रहे थे। ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। फिर खा वाला देखिए क्या करना है इसमें। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई कि वह परेशानी में है, असहाय है, वह अपने अनाज को नाले से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये सारी चीज़ें उसको ज्ञात हो गई। फिर देखिए गा वाला, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था, उन किनकी आंखों में ईर्ष्या थी। तो जो कर्मचारी थे, जो रईस लोग थे, उनकी आंखों में सत्कार था, और जो लोग उम्मीदवार थे उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। खोजबीन वाला करते हैं। कहानी में से वह खोज कर लिखिए जिनका पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। इसमें देखिए, जब वो ये कहता है कि आपको ही हो सकता है कि ये जो दीवानी है आपको मिले, तो वहीं से ये भाग को लिया गया, तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो उसमें वो जो वाली घटना थी कि उसमें बहुत सारे लोग दिखावा कर रहे थे, उन सारी घटनाओं का उल्लेख कर दीजिएगा। अब देखिए कहानी की रचना वाले में, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है, ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। तो देखिए कहानी की इसमें क्या है, इन देखिए कहानी बड़ी ही सरल है। कहानी में सामाजिक चेतनाओं के बारे में बात की गई है, नैतिकता के बारे में बात की गई है। तो इन सारी विशेषताओं को आप लिख दीजिएगा। फिर समस्या और समाधान में क्या करना है। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी। महाराज के सामने ये समस्या थी कि जो दीवान साहब थे वो तो जा रहे थे, वो नीति कुशल थे और उनको उनके जैसा ही एक नीति कुशल दीवान की आवश्यकता थी। उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा, तो ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने दीवान को देकर इसका समाधान खोजा। दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। दीवान के सामने समस्या यह थी कि वे बूढ़े हो चुके थे, उनकी जो योग शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। वे नहीं चाहते थे कि उन पर दाग लगे। तो इनका समाधान उन्होंने कैसे खोजा, उन्होंने राजा की बात मान ली कि ठीक है, मैं ही एक योग और कुशल दीवान को चुनता हूँ। तो ऐसे उन्होंने समाधान खोज लिया। गा वाला देखिए, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो जो नौकरी के लिए लोग आए थे वो सोचे कि 1 महीने की बात है, 1 महीना ही जो भी करना है वो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसी बातें दीवान के द्वारा कही गई थी कि आपको ये ऐसे ऐसी क्वालिटी के आधार पर चुना जाएगा, तो वो सारे कार्य उन्होंने करना शुरू कर दिया था। जो 9 बजे जगता था वो सुबह में जगने लगा, जो कठोर बातों का प्रयोग करता था वो बड़ा ही नरम तरीके से पेश आने लगा। तो ये सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा। अब आइए मन के भाव वाले में, स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में ऐसे अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। मन के भाव वाले में, मन के भाव में देखिए इसमें एक लिख दीजिएगा उदारता, ठीक है, उदारता लिख दीजिएगा। आत्मबल लिख दीजिएगा, ईर्ष्या लिख दीजिएगा, ठीक। ईर्ष्या हो गया, आत्मबल हो गया, उदारता हो गया, दया लिख दीजिएगा, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, करुणा लिख दीजिएगा, परोपकार लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अभिनय वाले भाग में आते हैं। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में की गई है। यह बताया गया कि उन दोनों में ये बातें कैसे बोली। अपने समूह में के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह में अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें अभिनय करना अपने दोस्तों के साथ। तो ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट है जिसे आप लोग अपने क्लास में करेंगे। अब आइए विपरीतार्थक शब्दों में, तो ये वाला हम लोग कर लेते हैं।
विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाएं। क्या करना है, इसमें विपरीतार्थक शब्दों को मिलाना है। पहला वाला देखिए क्या लिखा है, आना। आना का क्या हो जाएगा, आना का हो जाएगा जाना। ठीक। गुड़ का क्या हो जाएगा, अवगुड़ हो जाएगा। 3 नंबर देखिए क्या लिखा है, आदर का अनादर लिखा है, अनादर, हाँ अनादर। 9 नंबर पे देखिए अनादर लिखा है। चौथा देखिए, स्वस्थ का अस्वस्थ, अस्वस्थ हो जाएगा। 5 नंबर देखिए लिखा है कम, कम का हो जाएगा अधिक। कहीं लिखा है, हाँ 6 नंबर पे देखिए अधिक लिखा है, इधर लिख देते हैं। 7 नंबर क्या है, योग। योग का हो जाएगा अयोग। अयोग कहीं लिखा है, हाँ 8 नंबर देखिए अयोग लिखा है। 8 नंबर हार। हार का हो जाएगा जीत। और बचा लास्ट आशा का, निराशा। अब देखिए आगे क्या लिखा है कहावत वाले में, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इस वाक्य का कहावत है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसे एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावत ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बातों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और आसपास पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे, जैसे 9 2 11 होना। ये सारी जो है ये कहावतें ही तो हैं। नीचे कुछ कहावतें उनके भावार्थ दिए गए हैं, आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। तो जो उम्मीदवार लोग आए थे दीवान बनने के लिए, वो क्या कर रहे थे, दिखावा ही तो कर रहे थे। तो उस चीज़ों को लिख दीजिएगा कि जो 9 बजे जगता था वो सुबह में भोर में ही जग रहा था, टहल रहा था। इन सब चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख कर दिएगा। अब पछतावा हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। तो इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि उतने सारे उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार का जब चयन कर लिया गया तो बाकी सारे उम्मीदवार क्या हो गए, वे ईर्ष्या करने लगे। तो ईर्ष्या करके भी क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावे हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे हो जाएगा एक अनार 100 बीमार, कोई एक चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हों। जब सैकड़ों लोग आए थे दीवान बनने के लिए, तो वहाँ पे इस मुहावरे का प्रयोग कर लीजिएगा आप लोग। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते। जब उस किसान की मदद करने की बात आई तो जो इतने लोग डींग हाँक रहे थे वो लोग क्या हुए, वे लोग देख के निकल गए, लेकिन उसमें से केवल एक व्यक्ति ने, जो थका हारा था, उसने मदद की। वहाँ पे ये लिख दीजिएगा, जहाँ चाह वहाँ रहा। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जब किसान को कुछ नहीं दिख रहा था तो फिर एक युवक ने उसकी मदद की, तो वही है जहाँ चाह वहाँ रहा। संकेत, विज्ञापन में तो ऐसी नौकरी की बात कही गई थी लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों, इसे कहते हैं एक अनाथ उम्मीदवार। तो वही वाली बात है जो मैंने बताया अभी आप लोग को। अब आइए देखें पाठ से आगे वाले में क्या करना है। अनुमान या कल्पना से, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है। इस पूरे चीज़ की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, जो पुराने दीवान जी थे उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए अनुमान तो यही लगा सकते हैं ना कि दीवान जी ने ही इस विज्ञापन को निकाला हो। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। खा वाला देखिए क्या लिखा है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद था, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ थी, पूरे राज्य के राजस्व का नियंत्रण करना था, राजा के सबसे करीब सलाहकारों में से एक पद था यह, इसलिए। अब आइए विज्ञापन वाले भाग पे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। अब देखिए का वाला क्या कह रहा है, कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए, इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। अब देखिए संकेत क्या दे रहा है, विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज़ पर हाशिया बनाइए। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, विज्ञापन बनाना है। टीवी पे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, न्यूज़पेपर पे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। जब आप इंटरनेट
इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उन्हीं विज्ञापनों को देखकर ऐसे विज्ञापनों को बना लीजिएगा। खा वाला देखिए क्या लिखा है, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। आपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए, आपको ये अच्छा क्यों लगता है सोच समझ कर अपने समूह में बताइए। अपने समूह में बिंदुओं को लिख लीजिए। तो जो भी विज्ञापन आपको अच्छा लगता है, उस विज्ञापन क्यों अच्छा लगता है उसमें लिख लीजिए कि वो जो बात करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है, या उसमें जो घटनाओं को दिखाया गया है वो अच्छा लगता है। तो जो भी हो वो लिख लीजिएगा। अब देखिए गा वाला क्या कर रहा है, विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों, अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा में ये बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। तो विज्ञापन के लाभ में ये लिख सकते हैं कि इससे जो प्रोडक्ट होता है उसकी बिक्री बढ़ती है, इससे जुड़े हुए लोगों को रोज़गार मिलता है, ये सारी चीज़ें। हानि में ये लिख सकते हैं कि विज्ञापन देने से उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है, ये लिख सकते हैं। फिर विज्ञापन के माध्यम से जो खराब चीज़ है उसे भी अच्छा दिखा के पेश किया जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। अब आगे की कहानी में क्या करना है, परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा, आगे की कहानी अपनी कल्पना से लिखिए। तो इसके आगे ये लिख सकते हैं कि जब उसका चुनाव होता है तो वो अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, जिससे राजा खुश होता है। और उसके बाद फिर कहानी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। आपकी बात में देखिए क्या करना है का वाला, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग व्यक्ति को कैसे चुनते हैं। तो इसमें आप क्या करते, वो चीज़ लिख सकते हैं कि मैं विज्ञापन देता, उसमें कुछ लोगों की टीम बना देता हूँ, उन टीमों में से नज़र रखता और जिनमें कमी पाई जाती उन्हें धीरे धीरे हटा देता, फिर कम लोग बचते उनके मध्य कुछ कंपटीशन करवा लेता, ऐसे कुछ करा के उसमें से अच्छे व्यक्ति की तलाश कर पाता, उनको विभिन्न पहलुओं पर परखने का प्रयास करता। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। खा वाला देखिए, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे, उसमें किन किन गुणों को देखेंगे, गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे आप मॉनिटर अगर चुनना हो तो आप कह रहा है कैसे चुनेंगे, ठीक। आप इलेक्शन करा सकते हैं या भाषण देने के लिए बुला सकते हैं, तो जो बढ़िया भाषण देगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकेगा, उसको आप बना दीजिए। गुणों की परख के लिए आप क्या क्या करेंगे, उसे विभिन्न चीज़ों पे बोलने के लिए कहा जा सकता है, या उन्हें कुछ सिचुएशन दिया जा सकता है कि तुम इस चीज़ में क्या करोगे, कैसे फैसले लोगे, और जिसका उत्तर सबसे सटीक होगा ऐसे लोग को चुन लिया जाएगा। नया पुराना में देखिए क्या करना है, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी का पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है या आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वो आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। मेरे लिए नई वस्तु, मेरे लिए तो जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हमारे लिए नई है, और पुरानी वस्तु क्या हो सकती है, जो कीपैड फ़ोन है वो हमारे लिए पुरानी वस्तु हो सकती है। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु क्या हो सकती है, जो स्मार्टफोन होगा वो परिवार के लिए भी नहीं होगा, और जो परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तु क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई कोई भी चीज़ जो आपके आसपास दिख रही है जिसका इस्तेमाल अब ना होता हो, तो उसे आप मान लीजिएगा। अब आइए वाद विवाद वाले में, आपस में हॉकी का खेल हो जाए या तो आखिर एक विद्या है, क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है। इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इस आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए हैं, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये आपको अपने क्लास में ही करना है, इसमें कोई उत्तर लिखने का काम नहीं है। अच्छाई और दिखावा, हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि, इसमें संकेत दिया हुआ है। क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं को अच्छा होने में कोई अंतर है? बिल्कुल है। जो स्वयं में अच्छा होता है उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी गलती नहीं होती उससे, लेकिन जो दिखावा करता है कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाएगी, और जब उसकी गलती हो जाएगी तो उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी, और लोग समझ जाते हैं कि कौन दिखावा कर रहा है और किसके अंदर सादगी है, कौन सही है। जिसके अंदर क्या लिखा है, जो स्वयं अच्छा होता है वो हर जगह अच्छा होगा, और जो स्वयं को अच्छा दिखावा करता है ना, वो जब सामने आएगा तब अच्छा दिखावा करेगा, लेकिन फिर जब उसे कोई नहीं देख रहा होगा तब वह गलत काम करेगा। तो ये अंतर होगा।
परिधान तरह तरह के, कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नाम को उनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें अपने घर में क्या कहते हैं लिखिए। जैसे देखिए दुपट्टा है, इसको तीसरे वाले से मिला लीजिएगा। फिर देखिए गमछा, गमछा वाले के सामने सही है। लहंगा पहला वाला लहंगा है, तो इसे आप लोग मिला लीजिएगा। फिर आइए आपकी परीक्षा वाले में। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब, कैसे और क्यों यह परीक्षा ली। स्कूल में जो टेस्ट दिया जाता है उसके बारे में लिख लीजिए, या कोई जी के कॉम्पिटिशन वगैरह होता है, रंगोली कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उनके बारे में लिख दीजिएगा। जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, तो यही सारी चीज़ों की बात की गई है। फिर आज की पहली में देखिए, इसमें 2 चित्र बने हुए हैं। किसी चित्र में कुछ चीज़ों को नहीं बनाया गया है, तो उन्हीं चीज़ों को आपको पहचानना है। इसको कर लीजिएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब बचा लास्ट झरोखे से, तो इसमें आपको QR कोड की सहायता से इसका उपयोग करना है। और इस तरह जो ये चैप्टर है ये भी आपका ख़त्म हो गया। तो अब तक हम लोग का जो 10 चैप्टर है वो तो ख़त्म हो गया है। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेगा, इसको भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो जो अब तक पढ़ाया गया उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।